हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों जेकेपी एसआई का सिलेबस हमने तो ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे है जनरल साइंस का पोर्शन, और इस जनरल साइंस में दोस्तों हमने आपका बायोलॉजी का पोर्शन ख़त्म किया, केमिस्ट्री पोर्शन चल ही रहा है, अब रहा फिज़िक्स। देखो दोस्तों, फिज़िक्स के लिए मैं आपको बताऊं, आप इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। मैंने आपको फिज़िक्स का, आप जाके प्लेलिस्ट में देख देख सकते हो दोस्तों। मैंने आपका फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया, फिज़िक्स का एनर्जी पढ़ाया, फिज़िक्स का चैप्टर साउंड पढ़ाया और फिज़िक्स का चैप्टर वेव्स पढ़ाया। ये 4 चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ये आपको प्लेलिस्ट पे मिलेंगे। और इसके अलावा जो और बाकी चैप्टर्स हैं वो आपके साथ सर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसी वीडियो में सर आपका ग्रेविटेशन का चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद लाइट आएगा, उसके बाद और एक दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप ये फिज़िक्स का ये चैप्टर देखिए, ग्रेविटेशन का। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमने आपका सिलेबस ख़त्म किया, इसके टेस्ट्स आपके ऐप में होते हैं और नोट्स आपको मिलते हैं टेलीग्राम पे। ऐप और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके दोनों जगह ज्वाइन करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप सर का लेक्चर देखिए फिज़िक्स का। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन में भी सबसे पहले आते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी की वजह से इसको बोला जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। मतलब जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों यूनिवर्स के अंदर, कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, एक दूसरे को जो अपनी ओर खींचेगी फोर्स, वो किसके बराबर होगी? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उन बॉडीज, जो दो ऑब्जेक्ट होंगे, उनका जो मास होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। जो उन दोनों का मास होगा उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो उनके बीच में डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा दोस्तों, F इज इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो g है इसी को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होती है इसकी वैल्यू। याद रखना, कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट इस वैल्यू के बारे में पूछ देता है। ठीक है, और ये जो हमारा फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंडिपेंडेंट होती है साइज, शेप एंड पोजीशन के। मतलब ये साइज से इसका कुछ लेना देना नहीं होता, शेप से कुछ लेना देना नहीं होता, पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं होता। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये मास, जो बॉडीज़ का मास होगा और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करेगी कि कितनी फोर्स वहाँ पे लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये फोर्स कहाँ कहाँ पे लगती है? फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। इस फोर्स ने ही हमें धरती के ऊपर पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये फोर्स ही ना हो, अर्थ की फोर्स, ग्रेविटेशन क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो अर्थ की फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स, अपनी ओर खींचने की। अर्थ क्या करती है? सारी चीज़ों को अपने सेंटर की ओर खींचती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी की वजह से हम धरती पे जुड़े हुए हैं, हम धरती के टच में हैं। अगर ये फोर्स ही ना हो तो हम धरती के टच में ना रहें, हम उड़ते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज़ है इसका? प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द प्लेनेट। प्लेनेट के इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट, जो भी गैसेस का कवर बना हुआ है, वो सारे का सारा किसकी वजह से है? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जो मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द जो मून का मोशन है, वो भी किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब बात करते हैं हम प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में। क्या होता है प्लेनेट और क्या होता है सैटेलाइट? ठीक है, जो सन के इर्द गिर्द घूमता है, सपोज करो ये सन आ गया मिडल में। ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो चीज़ घूमेगी, सन के इर्द गिर्द जो भी कोई चीज़ घूमेगी उसको बोला जाएगा प्लेनेट। और जो भी कोई चीज़ प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगी उसको क्या बोला जाएगा? सैटेलाइट। क्या कहा मैंने? जो भी चीज़ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जो भी कोई चीज़ घूमती है उसको बोला जाता है प्लेनेट। क्या बोला जाएगा? प्लेनेट। और जो भी कोई चीज़ प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है उसको बोला जाता है सैटेलाइट। ठीक है, अब प्लेनेट, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं, और प्लैनेट कितने हैं हमारे? 8 प्लैनेट्स हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, प्लूटो भी था लेकिन उसको अब ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। ठीक है, तो ये 8 प्लैनेट्स होते हैं। अब बात करते हैं सैटेलाइट की। तो सैटेलाइट जो प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है,
जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है उसको सैटेलाइट कहा जाता है। मून अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, कुदरत की तरफ से जो मिली हुई है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? एक ही है, मून। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होता है जो हम अपनी खुद की बना के प्लेनेट के इर्द गिर्द छोड़ देते हैं, उसके आसपास जो घूमती रहती है, ठीक है, जैसे आर्यभट्टा, इनसेट बी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक ही है, कौन सी? मून, अर्थ की, ठीक है। अब ये जो होती है सैटेलाइट्स, क्या काम होता है इनका फॉर ग्लोब, ठीक है। ये सैटेलाइट्स वगैरह हम क्यों करते हैं? जैसे हमें टीवी ब्रॉडकास्टिंग करवानी है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करवानी है, मोबाइल सेलुलर सिस्टम कम्युनिकेशन करवाना है, तो इन सभी पर्पज़ के लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई, तो इन सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला कि अगर हमें ग्लोबल कम्युनिकेशन करवाना है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कम्युनिकेशन करवाना है, तो मिनिमम कितनी सैटेलाइट्स चाहिए? तो मिनिमम हमें 3 सैटेलाइट चाहिए, तो हमारा ग्लोबल कम्युनिकेशन हो सकता है। फॉर ग्लोबल कम्युनिकेशन 3 सैटेलाइट्स आर नीडेड। 3 सैटेलाइट होंगी तो हमारा पूरे का पूरा ग्लोब एक कम्युनिकेशन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जी की वैल्यू के ऊपर। जी हमने पढ़ा था, जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन आता है उसी को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं, सपोज करो ये हमारी अर्थ आ गई। क्या आ गई? अर्थ। ये उसका सेंटर आ गया बीच में, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये अर्थ आ गई, ये उसका सेंटर आ गया। अगर हम अर्थ के, या ऊपर वाली सरफेस है, ठीक है, अर्थ जहाँ पे हम रहते हैं, अगर हम इस सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे, अगर हम इस सरफेस से ऊपर की ओर जाएंगे तो ग्रेविटेशन, अर्थ की ग्रेविटेशन से हम दूर जा रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटेशन से, पकड़ से दूर जा रहे हैं, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब दूसरा केस देखो, ये अर्थ आ गया, अगर हम इस सरफेस से अंदर की ओर आते हैं, उसके सेंटर की ओर, तो जी की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उसके सेंटर की ओर जा रहे हैं, उसकी पकड़ के पास आ रहे हैं। तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, जो ग्रेविटी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और दोस्तों याद रखना, अर्थ के सेंटर पे जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाती है? 0। अर्थ की वैल्यू बिल्कुल, मतलब ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, ग्रेविटेशनल की फोर्स होती है, वो बिल्कुल 0 हो जाती है, वहाँ पे नहीं होती। इसी वजह से वहाँ पे वेट क्या होता है हमारा? 0। एट सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज इक्वल्स टू 0, जिसकी वजह से वेट भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जी की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है? तो एट पोल्स, पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम। और इक्वेटर के ऊपर क्या होती है? जी की वैल्यू मिनिमम। अब ये पोल एंड इक्वेटर क्या होता है दोस्तों? देखो, देखते जाओ दोस्तों। सपोज करो ये हमारी अर्थ है। अर्थ की शेप कैसी है? यहाँ से फ्लैट है और यहाँ से इस तरह से, ये वाली, ये आ गया उसका सेंटर, ठीक है, ये आ गया सेंटर। अब ये जो ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इनको बोला जाता है पोल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या होगी? अर्थ की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और इक्वेटर मतलब इसमें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये इक्वेटर आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है? मिनिमम। देख रहे हो आप खुद ही, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से अर्थ उसको अपनी ओर ताकत से खींचेगी। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है? दूरी पे है थोड़ा, तो दूर है चीज़, उसको अर्थ अपनी ओर खींचने में क्या, थोड़ी कम फोर्स लगेगी उस पर, ठीक है, उस बॉडी पे थोड़ी कम फोर्स लगेगी अर्थ की, जिसकी वजह से इक्वेटर पे वैल्यू क्या होती है? मिनिमम होती है जी की, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं लिफ्ट की या एलिवेटर की। एलिवेटर बोलो या लिफ्ट बोलो, एक ही मीनिंग होगा, ठीक है। अगर कोई पर्सन लिफ्ट के अंदर है, एलिवेटर के अंदर है, तो क्या क्या इफेक्ट होगा वहाँ पे, देखते जाओ। पहला केस है, पहला केस है हमारा व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट के अंदर है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, तो क्या होगा? जो अपीयरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी उसके बराबर हो जाएगा। मतलब उस टाइम पे बॉडी का जो वेट है वो जो उसका एक्चुअल रियल में वेट था उसके बराबर ही रहेगा, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस में क्या होगा? मूविंग यूनिफॉर्मली इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। या तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन कैसे? यूनिफॉर्मली, एक ही स्थिरता से, ठीक है, कोई वेरिएशन नहीं आ रही उसके अंदर। तो उस केस में भी क्या होगा? अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। क्या होगा? अपीयरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर ही होगा, दोनों केसेस में,
अब वेरिएशन कहाँ पे आएगी दोस्तों, देखते जाओ। व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, जब लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की ओर, एक्सेलरेट मतलब वेरिएशन आ रही है उसके अंदर, ठीक है, तब क्या होगा, जो अपीयरेंट वेट होगा, जो उस टाइम पे बॉडी का वेट होगा वो ज़्यादा होगा जितना एक्चुअल में उसका वेट था, ठीक है, जितना उसका एक्चुअल में वेट था उससे ज़्यादा होगा जो उस टाइम पे वेट होगा जब बॉडी एक्सेलरेटिंग कर रही है ऊपर, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करके ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो याद रखना, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर जा रही है, एक वर्ड याद रखना एक्सेलरेटिंग, और दूसरा अपवर्ड, जब ऊपर की ओर जाएगी तो मतलब बढ़ रही है चीज़, तो अपीयरेंट वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। देखो ट्रिक याद रखना थोड़ी सी, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ऊपर की ओर मतलब बढ़ रहे हैं, दूरी पे जा रहे हैं, थोड़ी पावर हाई हो रही है हमारी, मतलब जो अपीयरेंट वेट, जो उस टाइम पे जो वेट होगा वो हमारा ज़्यादा होगा जितना हमारा एक्चुअल वेट था उससे, ठीक है। अब नीचे वाला इसका अपोजिट हो जाएगा, व्हेन लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, नीचे जा रही है लेकिन एक्सेलरेट करके, ठीक है, वेरिएशन लाके नीचे की ओर जा रही है, उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में अब नीचे की ओर आ रहा है मतलब डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, तो जो अपीयरेंट वेट होगा वो कम होगा उसके एक्चुअल वेट से, जो एक्चुअल वेट था उससे कम उस टाइम पे बॉडी का वेट हो जाता है जब वो नीचे की ओर एक्सेलरेशन करती हुई आती है लिफ्ट, ठीक है, जो भी लिफ्ट है वो नीचे की ओर अगर एक्सेलरेट करके आ रही है तो हमारा अपीयरेंट वेट कम हो जाएगा एक्चुअल वेट से। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन लिफ्ट इज़ फ्रीली फॉलिंग, मतलब सपोज करो आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, ठीक है, और जिस चीज़ से, जिस रस्से से, जिस कॉर्ड से, वो केबल से वो लिफ्ट कनेक्टेड थी, वो लिफ्ट, वो कॉर्ड, वो रस्सा, वो केबल टूट जाता है, क्या हो जाता है, वो रस्सा टूट जाता है या वो केबल टूट जाती है, तो जो आप नीचे आओगे वो उसको बोला जाता है फ्री फॉल। क्या बोला जाएगा, फ्री फॉल, मतलब आप सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से नीचे की ओर आ रहे हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर नहीं लग रही। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो अपीयरेंट वेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। क्या होता है, उस टाइम पे बिल्कुल आपका वेट ज़ीरो हो जाएगा, आप उस केस में वेट लेसनेस फील करोगे, मतलब उस कंडीशन को बोला जाएगा वेट लेसनेस। उस कंडीशन में आप बिल्कुल लाइट हो जाओगे एकदम, ठीक है, आपको अपना वेट लगेगा, आपको अपना वेट लगेगा ही नहीं कि आपका कोई वेट है उस टाइम पे। इसी कंडीशन को बोला जाता है वेट लेसनेस कंडीशन। ये कब कब होती है ये वाली कंडीशन, जब हम किसी भी बॉडी का वेट ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जब हम अर्थ की सेंटर के अंदर चले जाते हैं, सेंटर पे पहुंच जाते हैं, ये अर्थ आ गया, इसके सेंटर में जब हम चले जाते हैं उस केस में क्या हो जाता है, बॉडी वेटलेसनेस फील करती है। दूसरा, एक तो ये आ गया जब सेंटर पे चले जाते हैं, दूसरा ड्यूरिंग फ्री फॉल, जैसे अभी बताया, जब हम फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं, जब सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पे लगती है और वो हमें अपने सेंटर की ओर खींचती है, उसी को बोला जाता है फ्री फॉल, ठीक है। उस कंडीशन में भी जो हमारा वेट होता है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। तीसरा, इनसाइड ए स्पेस क्राफ्ट और सैटेलाइट, अगर आप स्पेस क्राफ्ट के अंदर हैं, सैटेलाइट के अंदर हैं, उस केस में भी दोस्तों आपका वेट ज़ीरो के बराबर हो जाता है, ठीक है। और एक अभी पढ़ा जो लिफ्ट का केबल टूट जाए तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, वेट लेसनेस कंडीशन हो जाएगी। एक कंडीशन लास्ट देख लो दोस्तों, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज़ ग्रेटर देन जी, जो लिफ्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है वो जी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाए, मतलब जो अर्थ का एक्सेलरेशन था उससे लिफ्ट का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाए, उस केस में क्या हो जाएगा, जो बॉडी होगी लिफ्ट के अंदर वो टच में आ जाएगी लिफ्ट की सीलिंग के, मतलब लिफ्ट का जो छत था, ठीक है, बॉडी जो भी बॉडी उसके अंदर है, सपोज करो कोई पर्सन उसके अंदर है तो उसका जो सर है वो उसके छत से टकराएगा। क्या होगा, उसका जो सर है वो उसके छत से टकराएगा इस कंडीशन में। कब, जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ज़्यादा, ठीक है, जब एक्सेलरेशन लिफ्ट का ज़्यादा होगा जी से, उस केस में बॉडी क्या करेगी, लिफ्ट के छत से टकराती है। दोस्तों समझ आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट्स की, कितनी तरह की हमारी सैटेलाइट्स होती हैं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा सैटेलाइट क्या होती है, जो प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हीं को बोला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट भी हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरी पोलर सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को पार्किंग सैटेलाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्किंग सैटेलाइट। इसकी जो डायरेक्शन होती है घूमने की वो ईस्ट वेस्ट होती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर आती है, ठीक है। और ये जो पोलर होती है ये क्या होती है, इसकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है, नॉर्थ और साउथ में ही ये घूमती रहती है, ठीक है। अब
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी जो हाइट होती है, कितनी हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लगाया जाता है, तो वो होता है 36,000 किलोमीटर की हाइट पे। और इसकी हाइट क्या होती है पोलर की, अप्रॉक्सीमेटली 900 किलोमीटर तक ही इसको रखा जाता है। और जो इसका रेडियस होता है वो कितना होता है, इसका जो रेडियस होता है ऑर्बिट का वो 42,400 किलोमीटर इसका क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और इसका टाइम पीरियड, एक चक्कर जो लगाती है पूरे का पूरा, वो कितने टाइम में लगाती है, 24 घंटे में। अर्थ का भी यही होता है पीरियड ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से अर्थ को, अगर हम अर्थ से देखते हैं इसको, ठीक है, तो ये क्या लगती है, बिल्कुल रेस्ट में लगती है, मोशन में नहीं लगती। इसी वजह से इसको बोला जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या बोला जाए, जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब स्थिर, जिसके अंदर मूवमेंट नहीं आ रही, लेकिन एक्चुअल में मूव कर रही है। जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे का वैसा ये भी मूव कर रही है, ठीक है। और ये जो हमारी पोलर सैटेलाइट थी, इसका पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है, ये कितने टाइम में एक चक्कर लगाती है, 84 मिनट। कितना, 84 मिनट के अंदर। अब ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इसकी एग्जांपल क्या क्या है, इनसेट 2B, इनसेट 3C, और ये जो हमारी पोलर थी इसकी PSLV सीरीज़, इसकी जो सारी की सारी सीरीज़ हैं वो किसके अंदर आएंगी, पोलर सैटेलाइट्स के अंदर। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है दोस्तों, ये किस काम आती है, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के काम आती है। और ये जो हमारी पोलर सैटेलाइट होती है ये किस काम आती है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अगर हमें अर्थ से ऊपर के सरफेस के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो तब भी उसका यूज़ किया जाएगा पोलर सैटेलाइट का, ठीक है। तो ये थे इनके यूजेस। अब बात करते हैं कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कौन से, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ठीक है। कैप्लर एक साइंटिस्ट था जिसने 3 लॉ दिए थे, किसके लिए, मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। सन के इर्द गिर्द जो भी प्लेनेट चक्कर लगाते थे उनके रिलेटेड उसने 3 रूल्स या 3 लॉज दिए थे। इसी की वजह से इसको बोला जाता है कैप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला था फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या कहता है, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ विद सन बीइंग एट वन ऑफ द 2 फोकाई ऑफ द एक्लिप्स। कि जो भी प्लैनेट सन के इर्द गिर्द घूमेगा वो कौन से पाथ पे घूमेगा, इलिप्टिकल मतलब इस शेप का, ठीक है, इलिप्टिकल पाथ के अंदर घूमेगा। और जो सन होगा वो कहाँ पे होगा, 2 फोकाई में से एक प्लेस पे। फोकाई मतलब एक तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये आ गया इलिप्टिकल पाथ, प्लेनेट इलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करेंगे। और जो सन होगा या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, इन दोनों फोकाई में से किसी एक प्लेस पे होगा हमारा सन। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है दोस्तों, सेकंड लॉ कहता है रेडियस वेक्टर ऑफ एनी प्लेनेट रिलेटिव टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मत इसको सेकंड लॉ को दोस्तों लॉ ऑफ एरिया भी बोला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारा रेडियस वेक्टर होगा किसी भी प्लेनेट का, ठीक है, मतलब कोई भी प्लेनेट है, सपोज करो ये प्लेनेट है, ठीक है, ये सन के इर्द गिर्द घूम रहा है, ये प्लेनेट आ गया, ये सन आ गया, ठीक है, ये प्लेनेट आ गया, ये वाला सन आ गया, और ये वाला प्लेनेट जो घूम रहा है वो प्लेनेट आ गया, ठीक है। सन स्टेशनरी है, फिक्स है ये वाला, ठीक है। अब ये जो प्लेनेट घूम रहा है ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब हर एक टाइम के अंदर, हर टाइम इंटरवल के अंदर वो क्या करेगा, इक्वल एरिया को कवर करेगा, इक्वल एरिया को कवर करेगा। सपोज करो अब ये सन से दूरी पे है तो इसको थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा इक्वल डिस्टेंस कवर करने के लिए। इतना सपोज करो उसने ये वाला एरिया कवर कर लिया, जब उसके पास होगा तो उसको भी वहाँ पे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। जब इतना एरिया कवर करना पड़ेगा तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। जब कोई भी प्लेनेट सन के पास होगा तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, जब कोई भी प्लेनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, ताकि वो इक्वल एरिया को स्वीप कर पाए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। क्या कहा मैंने कि सन के पास कोई भी चीज़ होगी, जब प्लेनेट जब सन के बिल्कुल नज़दीक होगा, बिल्कुल टच में होगा, उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि उसने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। क्यों करना है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल एरिया होना चाहिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। अब यहाँ पे सन है, अगर ये प्लेनेट यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ से भी तो उसको इक्वल ही करना है। तो इक्वल करने के लिए ये एरिया बनाना है इक्वल, तो ये एरिया इतना बनाने के लिए जब उसके पास आएगा तो यहाँ पे वो स्पीड फास्ट कर लेगा, तब जाके यहाँ पे इतना एरिया कवर कर पाएगा वो, ठीक है। सेकंड लॉ
हो गया आपका क्लियर, यही लिखा हुआ मैंने, स्पीड ऑफ प्लेनेट इंक्रीजेज व्हेन क्लोजर टू द सन। सन के पास जब भी प्लेनेट आएगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और सन से दूरी पे जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। फिर एक टर्म आती है पेरिजी और एपोजी। पेरिजी मतलब जब कोई भी प्लेनेट सन के बिल्कुल क्लोज होगा, बिल्कुल नज़दीक, उस सिचुएशन को बोला जाएगा पेरिजी। और एपोजी क्या होता है, जब कोई भी प्लेनेट सन से दूरी पे होगा, सन से दूर होगा, उसको बोला जाएगा एपोजी। ट्रिक याद रखना, पैरी मतलब पाँव में पढ़ना, ठीक है। तो पाँव में कैसे पढ़ोगे, जब उसके बिल्कुल पास हो गए, तो पैरी मतलब बिल्कुल क्लोज, और दूसरा एपो मतलब दूर, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ। इसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ पीरियड। ये क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन। क्या बोलता है कि जो टाइम पीरियड लेगा कोई भी प्लेनेट सन के इर्द गिर्द घूमने के लिए, उसका जो स्क्वायर होगा, टी का स्क्वायर, टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम का जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो डिस्टेंस होगा प्लेनेट का सन से। सन से जो प्लेनेट की दूरी होगी उसका उतना जो डिस्टेंस होगा उसके क्यूब के बराबर। टाइम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के क्यूब के बराबर। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा दोस्तों तो के आ जाएगा एक कांस्टेंट। इस के को ही क्या बोला जाएगा, कैपलर्स कांस्टेंट। क्या बोला जाएगा, कैपलर्स कांस्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोस्तों देख लो, कोई पता नहीं होता एग्ज़ाम का कब कहाँ से कोई चीज़ आ जाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्बिटल वेलोसिटी। आर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। एक सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, जिस वेलोसिटी से वो सैटेलाइट मूव करती है ऑर्बिट के ऊपर, उसी को बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ये मास के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मास कोई भी हो बॉडी का, वो इंडिपेंडेंट होती है, ये इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होती है मास के। और ग्रेटर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का जितना भी रेडियस ज़्यादा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ये आ गया, सपोज करो ऑर्बिट आ गया। अब रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेडियस जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी कम हो जाएगी, स्पीड उतनी कम हो जाएगी। क्यों, अभी हमने पढ़ा जितनी दूरी पे होगा उतना उसको डिस्टेंस कम करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया इक्वल होना चाहिए। जब वो उसके पास होगा, यहाँ पे भी पास होगा, तो जब रेडियस ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, कम होगी दोस्तों। और जब रेडियस कम होगा तो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब बात करते हैं जो स्टैटिक फैक्ट है, ठीक है। कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ़ ए सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग नियर दी अर्थ सरफेस। अगर कोई भी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस के नियर बाय क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस वहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी क्या होती है, उसकी वेलोसिटी होती है। याद रखना ये स्टैटिक पॉइंट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की सरफेस के पास कितनी होती है किसी भी सैटेलाइट की, 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, सपोज करो ये हमारा अर्थ आ गया, ठीक है, अर्थ आ गया, हम इस सरफेस के ऊपर खड़े। अगर हम इस कोई चीज़ यहाँ से फेंकते हैं ऊपर की ओर, और वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाए, अर्थ के खिंचाव से बाहर हो जाए, और कभी लौट के धरती पे ना आए, उसी वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। क्या कहा मैंने, जब किसी भी चीज़ को उस वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर चली जाए, उसकी पकड़ से दूर चली जाए, और कभी भी लौट के वापस ना आए धरती पे, उसी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोला जाएगा, एस्केप वेलोसिटी। ये भी इंडिपेंडेंट होती है मास, शेप और साइज़ के, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। अर्थ के लिए कितनी होती है, अगर आपको अर्थ से कोई चीज़ बाहर भेजनी है ताकि वो लौट के वापस ना आए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी रखोगे बॉडी की, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दोगे किसी भी बॉडी को, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से क्रॉस करके बाहर चली जाती है। और अगर मून के ग्रेविटेशनल पुल से दूर करनी है तो आपको 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बॉडी को देनी होगी। दोस्तों ये फैक्ट्स हैं, हमेशा आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है।
और एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर क्या रिलेशन होता है? ये जो एस्केप वेलोसिटी होती है ये √2 टाइम्स कितने के बराबर होती है? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होती है। एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है, ये भी याद रखना दोस्तों। √2 याद रखना कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।